हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है और यहाँ पर हम लोग 8 चुनिंदा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और ये 8 एमसीक्यूज़ हम लोग उन वाले न्यूज़ में से लेकर आते हैं जो कि पिछले दिनों न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के रूप में रहे हैं, और उनसे जो आपका जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन न्यूज़ के बैकग्राउंड से, ठीक है, उनके बैकग्राउंड से जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वही वाले क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये हमारी ये वाली सीरीज़ है कि करंट अफेयर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको खबर भी मिल जाएगी, और उनसे किस तरह के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो वो हम इस सीरीज़ में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और देखो, ये जो सीरीज़ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है, ठीक है। और यहाँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको न्यूज़ के साथ साथ जो वो न्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा छाई हुई है, वो पता चलेगी, प्लस उससे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनकर आ सकते हैं वो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट मकसद पूरा हो जाता है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का, ठीक है। तो ये दोनों फ़ायदे आपको हो जाएंगे, और मानो कभी आपकी कोई खबर छूट जाती है तो वो भी आपकी यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद नहीं छूटेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंडियाज़ रैंक। यहाँ क्या पूछा है, इंडिया की रैंक पूछी है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में पूछी है। अब देखो 2024 की बात है, तो 2024 की इंडिया की रैंक जो है वो आ चुकी है, मतलब कि 2024 की रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस पायदान पर रहा। अब भारत का ही हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, तो इसलिए हम लोग ये करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये 159 है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो 161 है, 159 है, या 176 या 165, कौन सी है। तो 2024 की पूछी है, तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 159। ये है 2024 की, ठीक है। किसकी है ये, 2024 की है। और पिछले साल की जो थी वो पिछले साल की 2023 की थी, हमारी 161 थी। कितनी थी, 161। अब देखो ये निकालता कौन है, हम ये देख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं ये हर साल इसको कौन निकालता है, तो इनको निकालता है, पब्लिश कौन करता है, ये करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। कौन करती है, रिपोर्टर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, ये करती है। अब देखो यहाँ पर जो हाईएस्ट रैंक मिली है, सबसे ज़्यादा अच्छी रैंक किसको मिली है, वो अच्छी रैंक, टॉप रैंक मिली है नॉर्वे को। कौन सी कंट्री को मिली है, नॉर्वे को मिली है, ठीक है। और फिर मिली है डेनमार्क को मिली है, फिर मिली है स्वीडन को। ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि ज़्यादातर ऐसी रैंक्स में हमेशा टॉप रैंक में रहती हैं। लेकिन जो लोएस्ट रैंक रही है, सबसे ज़्यादा निचली रैंक किसकी रही है, वो रही है अफ़गानिस्तान। किसकी रही है, अफ़गानिस्तान, सीरिया, ठीक है, अफ़गानिस्तान, सीरिया और इरिट्रिया की। ये कंट्रीज़ वो हैं जिनकी लोएस्ट रैंक रही है, ठीक है। तो हमने 2023 की देख ली, 161 थी, 2024 की 159 है अभी जो आई है। और कौन निकालता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर निकालती है, इसको पब्लिश करती है। ये वो 3 कंट्रीज़ हैं जो कि टॉप पोजीशन पर रहती हैं हमेशा ही, इस बार भी हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। और जो लोएस्ट पर हैं वो हैं अफ़गानिस्तान, सीरिया और इरिट्रिया, ठीक। अब इसका अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, वो ये है कि ये जो रिपोर्ट आती है, जो इंडेक्स आता है, ये 180 देशों में से निकाला गया है, ठीक है। कितने में से निकाला गया है, 180 देशों में से। और उन 180 देशों में भी हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व की प्रेस की स्वतंत्रता की बात है, ठीक है ना, कि हर देश की जो प्रेस है वो कितनी स्वतंत्र है, उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर उन वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनको कितनी फ्रीडम दे रखी है कि वो अपनी रिपोर्टिंग किस फ्रीडम से कर सकते हैं। तो उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि वहाँ पर सेंसरशिप का क्या हाल है, ठीक है, सेंसरशिप कैसी है, या फिर जो वहाँ की जो मीडिया है उसकी इंडिपेंडेंस, मतलब उसकी आज़ादी कैसी है, ठीक है। और वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, वो कितने जो अपने आप को सेफ़ फील करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर उन्होंने किसी की भी, एक बड़े इंसान की या बड़े नेता की, पॉलिटिकल पार्टी की, अगर उन्होंने कोई रिपोर्टिंग कर दी तो वो अपने आप को सेफ़ ना समझे। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इस चीज़ में इंक्लूड करे जाते हैं। और इसके अंदर
इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑन द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। इसमें जर्नलिज्म की क्वालिटी नहीं है। देखो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जर्नलिज्म की क्वालिटी, ठीक है, जर्नलिज्म की क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं करी गई, सिर्फ उनकी सेफ्टी के बारे में करी गई है, सेंसरशिप के बारे में करी गई है और उनकी इंडिपेंडेंस के बारे में करी गई है। अब ये जो सूचकांक है ये 0 से 100 पॉइंट्स तक के लिए स्कोर में होता है। 0 का मतलब है कि वर्स्ट है, मतलब बहुत ही घटिया है, गंदा है, और 100 का मतलब हो गया कि गुड, यानी बहुत ही अच्छा है। ये जो है ये स्कोर की बात कर रही हूँ मैं, ये रैंकिंग नहीं है, ये स्कोर है, ठीक है। चलो अब देखो, अब जो हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, हमारे जो संविधान है उसके अंदर भी बहुत सारे लॉज दे रखे हैं, ठीक है ना, कि वहाँ पर हमारे यहाँ पर आर्टिकल 19 मतलब कि अनुच्छेद 19 में ये दे रखा है कि हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, अपनी भावना को व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है, और इसी के अंदर हमारी प्रेस भी आती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये प्रेस आती है लेकिन ये एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं है, मतलब कि अलग से इसके लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं दिया गया, इसी आर्टिकल 19 के अंदर ये ऐसा माना गया है, ठीक है। इंडिया का इसमें जो है ये प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको ये अधिकार है, क्या अधिकार है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पूरा होता है, हमने समझ लिया कि ये आखिरकार ये है क्या, ये रैंक हमें क्या बताती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारा जो चैनल है उस पर हम लोगों ने MCQs की सीरीज़ चला रखी है। एक है हमारी GS की सीरीज़ जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ 8 MCQs की, तो वो तो आपको पता है कि करंट अफेयर्स से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं न्यूज़ से, फिर उनको हम लोग डिटेल में समझते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसी हमारी पॉलिटी के MCQs हैं, उसमें हम लोग 10 MCQs को डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें समझना कि पॉलिटी हमें समझ में आए अच्छे से, ठीक है। कई बच्चे जो होते हैं वो इसमें थोड़ा सा वीक होते हैं। एक हमारी सीरीज़ चल रही है NCERT MCQs की और एक है डिटेल्ड एनालिसिस की। डिटेल्ड एनालिसिस वाली सीरीज़ में हम लोग चैप्टर्स पूरे फुल चैप्टर पढ़ाते हैं और फिर MCQs वाली सीरीज़ में इनमें से बनने वाले जितने भी MCQs होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है वो पूरी फ्री है। अगर आप दूसरे चैनल्स पर जाओगे तो वहाँ पर फ़ीस चार्ज करी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई फ़ीस चार्ज नहीं है, ठीक है। अब एक है हमारी ट्रिक्स की जिसमें 5 MCQs हैं। ये वही MCQs हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन हम इन्हें यहाँ पर ट्रिक से पढ़ा देते हैं। जैसे हमने पढ़ा ये सारा हम लोग आपको वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर मंथली की, यानी आपको पूरे मंथ की जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, खबरें हैं, वो आपको एक कंपाइलेशन के साथ हम दे देते हैं। और अप्रैल की हमारी ये जो है मंथली करंट अफेयर आ चुकी है, इसको हमने 70 वन लाइनर्स में कंप्लीट करा है। तो आप जाइए और अपने पूरे मंथ की जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट उसको कवर कर लीजिए। मेंस टॉपिक्स में क्या है, जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग करते हैं उनके लिए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और हमारी एक सीरीज़ वो है जिसमें हम लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर करा जाता है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को लेकर। और अगर आप हमारे चैनल में जाएंगे उसकी कम्युनिटी में हम लोग डेली रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन को डालते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जाइए प्रैक्टिस कीजिए और उसके आंसर भी दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भी आप टाइप करा करिए, ठीक है, जिससे कि आप उसको कभी नहीं भूलेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। और ये सारा जितना भी मटेरियल है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बच्चों के लिए है और पूरा एकदम फ्री है। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और ख़ुद भी इसका यूज़ कीजिए और जाइए विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ हिंदू अंडर मैरिज एक्ट इंक्लूड्स। देखिए यहाँ पर क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम है यानी हिंदू मैरिज एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। उसमें हिंदू की परिभाषा क्या है, किसकी परिभाषा, हिंदू की परिभाषा में कौन कौन से धर्म को शामिल करा गया है। हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख को, हिंदू बुद्धिस्ट पारसी सिख को करा है, या हिंदू पारसी क्रिश्चियन या सिख को करा है, या फिर हिंदू बुद्धिस्ट पारसी और जैन को करा है। तो देखो इसका सही
सही आंसर है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। अब देखो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहा है। ये अभी अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो है ये खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है शादी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 7 फेरों के बिना, ठीक है ना, हिंदू विवाह जो है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, किसके बिना? 7 फेरों के बिना। जिस शादी में 7 फेरे नहीं होंगे वो विवाह मान्य नहीं होगा। अब ये फैसला किसने दिया है? ये फैसला दिया है जस्टिस BV नागरत्नम। किसने दिया है? जस्टिस BV नागरत्ना ने दिया है। और कौन से हैं दूसरे जस्टिस? हैं हमारे AG मसीह। ठीक है, कौन है? AG मसीह। तो देखो ये नाम पूछे जा सकते हैं। हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ का जो हिंदू मैरिज एक्ट है, कौन सा? हिंदू मैरिज एक्ट। पहली बात तो ये है कि ये 1955 का है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट मतलब क्या हुआ कि हिंदू विवाह अधिनियम की यहाँ बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन से सन का है ये, तो ये है 1955 का। ठीक है, अब इस एक्ट के अंदर वो सारे लॉज हैं, कानून हैं जो कि एक हिंदू विवाह को कोडिफाई करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये एक्ट तो है। अब देखो हमारे यहाँ पे भी शादी विवाह जो होते हैं ना, वो भी एक एक्ट में कानून बना रखे हैं उन सभी के ऊपर। तो हिंदुओं के लिए कौन सा हो गया? हिंदू मैरिज एक्ट हो गया। कौन से साल का है? 1955 का है। उन्हीं के अंदर सारे कानून हैं, सारे प्रावधान दे रखे हैं। अब देखो उसके अंदर जो भी हिंदुओं में जो सेरेमनीज़ होती है उसके बारे में पूरा बता रखा है। ठीक है, क्या शादी के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में बता रखा है हिंदू मैरिज में। और प्लस डाइवोर्स का भी यहाँ पर प्रावधान है। ठीक है ना, डाइवोर्स का भी प्रावधान इसी एक्ट में है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हिंदू की डेफिनेशन में जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर बुद्धिस्ट, जैन और सिख, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्राइड ग्रूम की बात करें तो वो 21 साल का है, मतलब कि अगर लड़का हुआ तो उसके लिए 21 साल उम्र का होना बहुत ज़रूरी है। और लड़की है, फीमेल है, तो कितनी होती है? 18 साल। वैसे आजकल इस उम्र पे कोई शादी नहीं करता। ठीक है ना, अपनी पढ़ाई, नौकरी ये सब करने के बाद ही करी जाती है। लेकिन ये जो कानून है ये काफ़ी पुराना है, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तो इसीलिए ये वाली एज को यहाँ पर प्रिफर करा गया है। अगर इससे छोटी एज की शादी अगर हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको माइनर मैरिज बोलते हैं, है ना। तो वो क्या है? वो पनिशेबल है। पनिशेबल मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर सज़ा मिलेगी। ठीक है ना, या फिर फाइन भी हो सकता है 1 लाख रुपए तक का। ठीक है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन जो हैं इससे बनते हैं। अच्छा, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये साथ ही साथ आप अपनी कॉपी में जो है वो नोट करते जाइए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है एग्ज़ाम में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्शगाम वैली। कौन सी वैली की बात हो रही है? शक्शगाम घाटी की बात हो रही है, जो कि हिमालय के किस भाग में स्थित है। अब देखो इसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। क्या खबर क्या आई है? खबर ये आई है कि ये जो शक्शगाम वैली है इसमें चाइना जो है वो अपना रोड बना रहा है। बताओ भाई ज़रा, अब है ये हमारी इंडिया वालों की है। ठीक है, अब देखो पूरी इसकी स्टोरी पता है क्या थी? देखो पहले मैं आपको यहाँ से ऐसे बताती हूँ। एक मिनट, ये देखिए ये है ये ऐसी रफ सा बना लिया है हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इधर का जो रीजन आया, ये वाला, ये जो रीजन आया, ये रीजन है हमारा POK। कौन सा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी। तो ये हो गया POK। ठीक, अब यहाँ पर ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये। अब देखो यहाँ पर दूसरा जो आएगा ये वाला रीजन, ये नीला नीला मैंने बनाया। ठीक है, ये जो रीजन है ये है आपका कौन सा है? ये है शक्शगाम वैली, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा है? ये शक्शगाम वैली है। अब अगर दूसरा कलर ले यहाँ पर, तो यहाँ पे और जो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ जो आएगा वो आएगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, पहली बात तो अब ये हो गई। अब देखो अब यहाँ पर हुआ क्या था कि ये जो शक्शगाम वैली है ना, ये पाकिस्तान ने, वैसे इंडिया की टेरिटरी है ये, लेकिन पाकिस्तान ने गिफ्ट किसको कर दी? पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दी किसको? चाइना को गिफ्ट कर दी। ठीक है, कौन से एग्रीमेंट के तहत कर दी? 1900 बाउंड्री एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? बाउंड्री एग्रीमेंट
1963 का एग्रीमेंट, ठीक है। जब ये इसने पाकिस्तान ने चाइना को ये गिफ्ट करी थी, तब भी इंडिया ने इस पर एतराज़ जताया था कि ये तो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया की टेरिटरी है, भाई आप लोग कैसे कर सकते हो इसको गिफ्ट, ठीक है ना। अब चाइना देखो कितना चालू है, चाइना क्या कर रहा है, वो इसी वाली रीजन के ऊपर अपना रोड बना रहा है, ठीक है ना। तो ये खबर फिर से आ गई है, तो हमें शक्सगाम वैली के बारे में पता होना चाहिए। ये रीजन किसने दिया, किसको दिया, ठीक है ना, कौन से एग्रीमेंट के तहत दिया, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? देखो अब यहाँ पर रीजन भी पूछ लेते हैं कि ये कौन से रीजन में पड़ता है। तो यहाँ पर कराकोरम की रेंजेस हैं, तो ये उन्हीं रेंजेस में, ठीक है ना, पर्वत श्रृंखला है ये। तो कौन सी है ये है कराकोरम। और यहीं पर कराकोरम का पास भी आता है, तो ये आ गया कराकोरम के भाग में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चंस, न्यूज़ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम इस वाले भाग की बात करें तो ये पहले से ही सियाचिन ग्लेशियर किसने ले रखा है, चाइना ने पहले से ही घेर रखा है। सॉरी अक्साई चिन है ये क्या है, ये है अक्साई चिन, ठीक है, अक्साई चिन है ये। सियाचिन ग्लेशियर तो हम इंडिया वालों के ही पास है। चलो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। आशा करती हूँ कि आपको सही से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 90% पाम ऑयल प्रोड्यूस बाय। ये देखो ये क्या है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश जो है मिलकर वैश्विक पाम ऑयल, मतलब पूरे विश्व का जो पाम ऑयल है उसके उत्पादन में लगभग 90% का योगदान देते हैं। यहाँ पाम ऑयल की बात है, पाम ऑयल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, यहाँ तक कि ISPCS में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। छोटे एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, बड़े एग्जाम्स में भी कई बार पूछे गए हैं। तो कौन से देश हैं, इंडोनेशिया मलेशिया वियतनाम, मलेशिया और ताइवान, या इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है इसका इंडोनेशिया और मलेशिया। देखो पहले खुद से पॉज करके सोच कर, जो आपकी खुद की नॉलेज है अब तक की, उससे आप लोग जो है सोच समझकर क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुना करिए, ठीक है। अब देखो ये भी एक न्यूज़ में खबर आई थी कि पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो अप्रैल में जो है वो 3 महीने में सबसे ज़्यादा हाई हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पाम ऑयल की बात हुई है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पाम ऑयल को कि जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में बनकर आ सकते हैं वो हम कवर कर लेते हैं। अब देखो पाम ऑयल होता क्या है, सबसे पहली बात तो हम यही जान लेते हैं। तो पाम ऑयल जो है ये एक एडिबल मतलब है खाने वाला वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। क्या है, वेजिटेबल ऑयल है। अब ये किस किस में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में, जो हम क्रीम पाउडर्स ये सब लगाते हैं ना, ये इसमें यूज़ होता है, ठीक है। और प्लस ये हमारे जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड मतलब जो पैक्ड फूड मिलते हैं उनमें भी यूज़ होता है, उनमें ये सारे फूड बनाया जाता है, ठीक है। केक्स में यूज़ होता है, हम जो चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं उनमें यूज़ होता है, जो हम सोप जो साबुन वगैरह आते हैं उनमें यूज़ होता है, और जो हम शैम्पू वगैरह लगाते हैं इनमें यूज़ होता है। और यहाँ तक कि एक बायोडीज़ल के लिए भी एक क्लिनजिंग प्रोडक्ट के रूप में काम आता है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि पाम ऑयल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब पूरे विश्व का अगर हम देखें तो इंडोनेशिया और मलेशिया ये 2 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पूरे वर्ल्ड का 90% पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि पाम ऑयल जो है वेजिटेबल है, उससे ये जो ऑयल है, जो तेल है, ये निकाला जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो हमारा भारत है, इंडिया जो है वो बिगेस्ट इम्पोर्टर है पाम ऑयल का। इम्पोर्टर मतलब है आयातक है, ठीक है ना। क्या है, सबसे बड़ा आयातक देश है, पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट इम्पोर्टर है पाम ऑयल का, ठीक है। अब इसमें 40% जो है वेजिटेबल ऑयल कंजप्शन, इंडिया की जो खपत होती है वो यहाँ से पूरी होती है, ठीक है। इंडिया का खुद का एक मिशन भी है एडिबल पाम ऑयल का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए। आशा करती हूँ आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ एमिंग फॉर इट्स ओन स्पेस स्टेशन, ठीक है। अब इंडिया का जो एम मतलब है उसका उद्देश्य कब तक है कि वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना ले,
भारत के पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन कौन से सन तक होगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 2035 तक होगा, 25 तक होगा, 28 तक होगा या फिर 34 तक होगा? तो इसका सही आंसर है 2035 तक होगा। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा था, पहले अनाउंस करा था कि इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट खबर थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने कई सारे अपने अभी मिशन भी पूरे करे हैं, जैसे कि चंद्रयान वाला करा है कि नहीं, हम सब ने देखा था वो। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साइके मिशन। साइके मिशन इज़ लॉन्च बाय, साइके मिशन लॉन्च किया गया है, किसने किया है? देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था, इसलिए हमने उसको कवर करा है। ये इसरो ने है, इसरो ने लॉन्च किया है, नासा ने किया है, जाक्सा ने किया है या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये जाक्सा जो है ये जापान की है, ठीक है ना, जापान की, और नासा आपको पता है ये यूएसए की है, और इसरो जो है वो इंडिया की है, वो हमारे इंडिया की है। अब देखो यहाँ पे खबर क्या थी, खबर ये थी, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका नासा, ठीक है, यूएसए वालों का है ये। तो खबर ये थी कि अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसको 140 मिलियंस माइल्स से, कितने, 140 मिलियंस माइल्स से क्या मिले हैं, उसको सिग्नल्स मिले हैं इतनी दूरी से। ये हमारी अर्थ है यहाँ पर, अब 140 मिलियन माइल्स की दूरी पर, ठीक है, किसी जगह से क्या है, हमारी अर्थ पर, हमारी जो धरती है, अर्थ है ना, पृथ्वी है, उसको सिग्नल मिले हैं। तो हमें क्या लगा कि किसी जो है एलियंस वगैरह ने, किसी और जो प्लैनेट है वहाँ से हमारे पास सिग्नल आए हैं। ठीक है, तो अब ये साइंटिफिक जो जगत है पूरा, उसके अंदर हड़कंप मच गई कि भैया सिग्नल कहाँ से आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो अर्थ वाले लोग हैं, हम जो लोग हैं, हम भी यही वाली आशा करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कोई जीवन मिल जाए, एलियंस मिल जाए। तो हमें अभी फ़िलहाल ये लगा कि हमारे एलियन से हमारे कांटेक्ट हो गए, हमारे सिग्नल आ गए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो क्या बात थी कि 2023 में नासा ने अपना एक वो भेजा था, क्या भेजा था, अपना एक मिशन भेजा था साइके नाम का। किस नाम का? साइके मिशन भेजा था 2023 में। तो ये उसके ही सिग्नल्स यहाँ पर आए थे। और साइके है क्या? तो साइके तो एक एस्ट्रॉयड है। क्या है? एक एस्ट्रॉयड है। देखो है ना, कितनी रोचक और इम्पोर्टेंट खबर है। तो साइके एक एस्ट्रॉयड है, और आपको पता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किस किस के बीच में होती है? ये होती है मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट खबर हमारा बन गया। तो ये पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच में जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, तो वह है मार्स और जुपिटर के बीच में। और साइके क्या है? साइके एक एस्ट्रॉयड है। ये मिशन किसने लॉन्च करा था? ये नासा ने लॉन्च करा था। चलो, 2023 में लॉन्च करा था, पिछले साल। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ मेंबर ऑफ आसियान? निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में से आसियान का सदस्य है? ये क्वेश्चन है। जापान, इंडिया है, जापान है, इंडोनेशिया है या फिर यूएसए है? अब ये इसका सही आंसर है इंडोनेशिया है, आसियान का। अब ये भी एक खबर आई थी, वो क्या न्यूज़ है? वो ये न्यूज़ है कि इंडिया और इंडोनेशिया ये दोनों सहमत हो गए हैं। किस चीज़ के लिए सहमत हो गए हैं? अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन के लिए। ठीक है ना, डिफेंस इंडस्ट्री जो है ये अब एक दूसरे से मिलकर, इंडिया और आसियान जो कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया जो है, वो मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बना कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो आसियान की मेंबर हैं। तो इनमें से कौन सी है? वो है इंडोनेशिया है। ठीक है, अब पूरी आसियान में अगर हम देखें तो 10 कंट्रीज़ आती हैं। ये आपको कई बच्चों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं कि आसियान रीजन में 10 कंट्रीज़ आती हैं। कितनी आती हैं? 10 कंट्रीज़ आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारी, एक तो है इंडोनेशिया, ठीक है, एक है मलेशिया, फिर आती है फिलीपींस आती है, ये है सिंगापुर, फिर आती है थाईलैंड आती है, फिर आती है ब्रूनी, ठीक है, फिर एक आती है वियतनाम आती है, एक आती है लाओस, और एक है म्यांमार, और एंड में है
कंबोडिया। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। तो फुल फॉर्म है इसकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब ये रीजन कौन सा पड़ता है, देखो अगर हम यहाँ पर मैप बनाएं तो हमारी इंडिया यहाँ पर आ गई, ये श्रीलंका आ गया, और इस वाले रीजन में अगर हम चले यहाँ, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ पड़ती है ना इस तरफ, क्यों, क्योंकि ये किसकी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट में जो एशिया में जो नेशन है, इसके नाम में ही निहित है कि ये कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, दक्षिण पूर्व वाली है ये देश, कौन से हैं, दक्षिण पूर्व वाले हैं। तो देखो इंडोनेशिया इधर की तरफ पड़ेगा, ठीक है, मलेशिया यहाँ पे पड़ता है, फिलीपींस जो है वो भी यहाँ पे पड़ता है, फिर थाईलैंड है, थाईलैंड भी इधर की तरफ पड़ता है, म्यांमार के नीचे थाईलैंड पड़ता है, यहाँ म्यांमार भी है, फिर यहाँ कंबोडिया भी आ जाता है, ब्रूनी भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, वियतनाम भी आ जाता है। तो ये वाला जो रीजन है, साउथ एशिया वाला रीजन, ये हम किस नाम से जानते हैं, पूरा ग्रुप अगर लेके चलें तो आसियान के नाम से इसको जाना जाता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन न्यूज़ ETO टेस्ट इज़ रिलेटेड टू। हाल ही में खबरों में रहा ETO टेस्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ETO टेस्ट। अब ये TB का है ये टेस्ट, या स्पाइसेस मतलब मसालों का है, या ब्लड मतलब खून का है, या कोरोना का है। तो अब जिन बच्चों ने नहीं पता होगा वो तो स्तब्ध रह जाएंगे सुन के, टेस्ट किस चीज़ का है, तो ये मसालों का टेस्ट है। अब बताओ मसालों का भी कोई टेस्ट होता है, जी हाँ होता है। अब ये न्यूज़ में था, ये ऐसे ही एग्ज़ाम जो एग्ज़ामिनर है वो क्वेश्चन बना कर दे देता है, तो इसीलिए ये बहुत ही वैसा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने उसको कवर करा है। अब देखो स्पाइस बोर्ड है हमारे यहाँ का, क्या है, स्पाइस बोर्ड, मतलब कि मसालों का पूरा एक यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है स्पाइस बोर्ड। उसने ये ऑर्डर करा है कि जितने भी मसाले हमारे यहाँ से सिंगापुर और हांगकांग में जाएंगे, उन मसालों का जाने से पहले क्या होगा, ETO टेस्ट होगा। अब ETO क्या है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले की खबर थी कि जो हमारे जो मसाले हैं स्पेशली MDH और एवरेस्ट, उनके कुछ मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया था। तो ये ETO क्या हो गया, ये ETO हो गया इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया इथाइलिन ऑक्साइड कि भैया इन आपके मसालों में, सिंगापुर और हांगकांग की शिकायत आई थी कि आपके भारत देश से जो मसाले आ रहे हैं, जो कि कौन से वाले हैं, एवरेस्ट वाले हैं, ठीक है, उनमें इथाइलिन ऑक्साइड पाया जा रहा है। और इथाइलिन ऑक्साइड का नुकसान क्या है, जो कि इतनी बड़ी खबर हो गई, तो ये कैंसरस होता है। क्या होता है, कैंसरस होता है, मतलब कि कैंसर हो सकता है, इस वाले केमिकल से कैंसर हो सकता है। तो देखो खबर कितनी बड़ी है कि नहीं है। तो इसीलिए अभी ऑर्डर क्या हुआ है, ऑर्डर ये हुआ है कि ETO टेस्ट होगा कि मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड है या नहीं है। तो ये नाम जहाँ पर भी हो अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से इसकी स्टडी करो, ठीक है। अब थोड़ा सा इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो फ्लेमेबल गैस है। वैसे इसका जो खुशबू होती है वो थोड़ी मीठी मीठी सी खुशबू होती है, लेकिन कलरलेस है, कोई रंग नहीं है इस गैस का, ठीक है ना। और जो इसका जो बहुत ही कम अमाउंट जो है, बहुत ही, अगर हमें स्मॉल अमाउंट की बात करें तो ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कीड़े मकोड़ों के मारने के लिए यूज़ करा जाता है। किस में, हमारी कृषि क्षेत्र में यूज़ करा जाता है। तो और बहुत ही छोटा सा अमाउंट से ही जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल जो हैं, उनमें जो औजार होते हैं ना उनको साफ़ करने के लिए, मतलब कि स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करा जाता है। अब अगर यही इथाइलिन ऑक्साइड हमारे खाने में आ जाए तो हमारे ह्यूमन को, मानव को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी आँखों में जलन हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी जो त्वचा है, नोज़ है, थ्रोट, गला है, लंग है, ब्रेन है, इन सब को बहुत नुकसान हो सकता है। ये खबर बड़ी थी क्योंकि ये कैंसरस केमिकल है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर किया। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चंस। अगर आपको इसमें से कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है, आप हमसे डाउट जो है अपने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने और दोस्तों को भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।